हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि प्रकाश। आज एनसीईआरटी का ये जो सीरीज आप लोगों के समक्ष लेकर मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ, मुखातिब होने का जो आप लोगों के समक्ष मुझे जो अवसर मिला, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। आज हम लोग एनसीईआरटी का जो टॉपिक देख रहे हैं, इसमें जंतुओं में जनन है, ये क्लास 8 का एनसीईआरटी है। और इसमें आपको बेसिकली आज ये मैं करने का प्रयास किया हूँ कि किस ढंग से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और ये इस तरीके से मैंने इसे तैयार किया है, जैसे सिर्फ आपको एक बार वीडियो देखना है और कॉपी पेन लेकर के उसे अपने कॉपी में राइट डाउन करते रहिए, कहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर कॉपी नहीं भी लेना चाहते तो जो बुक है ना एनसीईआरटी का कक्षा 8 की, उसे आप लें और उसमें जहां जहां मैंने कुछ वर्क किया है, जो मैंने लिखा है, आप एक बार अपने बुक में लिखने का प्रयत्न करें। डैम श्योर कि आप बहुत ही बढ़िया कर लेंगे इस चैप्टर। और एनसीईआरटी का ये सीरीज जो है, आखिर में मैं एक चीज और बोल दूं आपको कि अभी जो वर्तमान समय एडीओ का जो असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ, या अभी चल भी रही है, इसमें आप देखें ना कि बायोलॉजी से जो एग्जाम हुआ 14 तारीख को, उसमें बायोलॉजी से 26 तो 16 क्वेश्चन पूछे गए बायोलॉजी से। अगर आप एनसीईआरटी को एक बार नहीं देखे हैं ना, तो आपकी बस की बात नहीं। इवन कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो अब एनसीईआरटी बेस्ट हो चुका है, आपको एनसीईआरटी पे ध्यान देना ही पड़ेगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत है। तो इसमें हम चलते हैं अब आगे। देखिए क्या है हम लोगों का, ये जंतुओं में जनन है, एनसीईआरटी प्रारंभ हो रहा है, आगाज हो रहा है इसका। अब देखिए इसमें क्या है, पहला ही जो देख रहे हैं स्लाइड, इस स्लाइड पे लिखा गया हुआ है कि पाचन और परिसंचरण श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ चुके, ये सब के बारे में दिया गया कि आप क्या क्या पढ़ चुके हैं। और ये उत्तरजीविता के बारे में ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। लेकिन मुख्य इंपॉर्टेंट हम लोगों का चीज इसमें है ना कि जनन, जाति, स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए क्या जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप ही के जैसा व्यक्ति और भी जन्म ले, इसके लिए जनन की प्रक्रिया, प्रजनन की प्रक्रिया होनी चाहिए। आप पढ़े होंगे, आप सुने होंगे कि पितृऋण है, देवऋण है, ऋषि ऋण। यानी कि अगर आप जन्म लिए हैं तो आपको शादी करना है और शादी करके अपने जैसा व्यक्ति क्या करना है, उत्पन्न करना है, ये प्रजनन करना है, जिससे क्या होगा, आप पितृऋण से मुक्त हो जाइएगा। इसी चीज के बारे में हम आज पढ़ने का प्रयत्न करेंगे कि प्रजनन क्या है, प्रजनन कैसे होता है, इसमें एसेक्सुअल क्या है, सेक्सुअल क्या है, विखंडन विधि क्या है, बहुविखंडन विधि क्या है, मुकुलन क्या है, आईवीएफ क्या है, सेरोगेसी क्या है, इन सारी चीजों के बारे में, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ओवरी में ओवम कैसे बनेगा, फिलिपियन ट्यूब का क्या क्या कार्य है, इन सारे चीजों पे एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, बारीकी से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो आप लोगों से एक ही वो रिक्वेस्ट है कि ध्यान पूर्वक इसे एक बार देख लीजिए वीडियो को, और अपने कॉपी में, अपने बुक पे वर्क करते रहिए। ठीक है, जो जो मैं कर रहा हूँ, और सबसे बढ़िया तो मैंने कर दिया कि आपको कुछ करना नहीं, इवन एक बार आप देख लीजिएगा ना, ये कहाँ पे कौन सा किया गया है, कौन इंपॉर्टेंट है, मैंने उसे पहले से ही मार्क कर दिया, आपको ज्यादा टेंशन लेना भी नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों के जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली जो कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं। यानी क्या रहा था कि कैसे जनन प्रक्रिया, जैसे कि गाय देख रहे हैं आप, भैंसी देख रहे हैं, मनुष्य का देख रहे हैं, सभी का देख रहे हैं आप, कैसे जनन प्रक्रिया उसमें चलती है, कैसे वो आज एक है कल दो, दो से तीन, तीन से 10 कैसे बने, इन सारी प्रक्रियाओं को आपने देखा है। जस्ट उसी के प्रकार क्या है कि पौधों की ही तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां,
पौधों की तरह ही जंतुओं में भी क्या है, जनन की, क्या करा है कि जनन की कितनी, दो विधियां हैं, जिसमें एक है लैंगिक जनन और एक है अलैंगिक जनन। तो इसमें जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए जो है ना, जो हम लोग प्रजनन के बारे में करेंगे, सॉरी इसके बारे में रिप्रोडक्शन लिखते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश ही, एक है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। ठीक है, यानी कि क्या है, ये एसेक्सुअल है और ये जो है सेक्सुअल है। आप देख रहे हैं ना कि ये एसेक्सुअल है, तो ए का मतलब क्या है, हम लोग ए का मीनिंग यहां पर ले लेते हैं अब्सेंट, इसमें अब्सेंट, इसमें यानी कि आप समझिए कि इसमें प्रजनन करने की वो गुण नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सेक्सुअल है ना, इसमें प्रजनन करने का गुण है, इसमें प्रजनन करने का गुण है। तो इसमें प्रजनन करने के लिए क्या चाहिए, एक तो आपको मेल गैमेट चाहिए, दूसरा क्या है कि जो फीमेल का है वो ओवम चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिलेगा तब तक जायगोट तो बनने से रहा। तो आप लोगों को ये है ना दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि लैंगिक में कौन कौन आएगा और अलैंगिक में कौन कौन आएगा, इन सारी बातों को हम क्या करेंगे, एक एक करके ध्यान देंगे। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बोल रहे हैं कि सर आप रोज क्लास करवाइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप रोज क्लास कीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आज की कक्षा जो बच्चों में, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी एकदम नीड है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं कर रहे हैं तो आप भूल जाइए कि अब के डेट में आपसे कोई एग्जाम निकलने वाला, अब एग्जाम नहीं निकलेगा अगर नहीं एनसीईआरटी पढ़िएगा। और दूसरी बात तो यह है कि आपके फीडबैक पे ही क्लासेस आगे चलती है। आपकी जनसंख्या, आपकी तादाद, आपकी मांग ही किसी कक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करती है कि उसको परिबद्ध कर देती, माने कि समझिए कि वो कंपलसरी कर देगा अगर आपकी नीड है, अगर आपकी मांग है तो हम लोग इसमें देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो है ना, एक तो नर और दूसरा मादा, अगर ये दोनों, नर का क्या होगा स्पर्म और इसका जो है ना, जो आप लीजिएगा ना ओवरी, यहां से अंडाणु, ये समझिए डायरेक्ट अंडाणु, अगर ये दोनों जहां पे मिलेंगे तो उस वहीं पे क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। क्या बनेगा, ये जायगोट बनेगा। और ये जब जायगोट बनेगा ना, ये जब जायगोट बन जाएगा, दैट मीन्स आप समझिए ना, कुछ लोग और भी कमेंट करके, ये निषेचन, निषेचन कर देगा ये। तो ये आप देख रहे हैं ना कि इसमें क्या है। और इसमें आपको ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना है आपको कि इसमें कौन आएगा, जैसे कि आ गया जो सेक्सुअल जो करते हैं, जैसे मनुष्य ले लीजिए आप, ठीक है, आप और ले लीजिए जैसे गाय ले लीजिए, भैंसी ले लीजिए, ये सब क्या है, सेक्सुअल में आता है ये सब। अब इसी में एक चीज और आप इसको वाई फॉरगेट कर सकते हैं, क्या, एक कर दीजिएगा बाएं कर दीजिएगा और एक कर दीजिएगा आंतरिक। ठीक है, यानी कि कुछ लोगों का अलग से होता है और कुछ लोगों का इंटरनली सेक्सुअल होता है। ये सारा चीज भी आपको है ना दोस्तों याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं ना कि जो फिश हो गया चाहे फ्रॉग हो गया, इस सब का क्या है कि बायसेक्सुअल होता है, इस सब का बायसेक्सुअल होता है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन जो इंटरनली सेक्सुअल की बात करते हैं ना हम लोग, तो उसमें किसमें आ जाता है, हाँ 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 एकदम सही सही, मानव, किसमें, मानव में। यस सर, यस सर, जो भी बोल रहे हैं सही है।
ठीक है, हम लोग क्लास को आगे जारी रखते हैं। तो इसमें हम लोगों को ना एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्त आपके लिए, कि ये जो बाह्य देख रहे हैं, बाएं जो देखे आप लोग, इसमें आपको मेढक याद रखिएगा। आप क्या रखिएगा याद? मेढक याद रखिए और फिश याद रखिए, मछली, मछली याद रखिएगा। और दूसरा मेढक याद रखिएगा, मछली और मेढक आपको याद रखना है। और आंतरिक में जो है ना, इसमें आप मानव, क्या रखिएगा याद? मानव याद रखना है आपको, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए बेसिकली जो है वो टर्म मैं आपको समझाने का कोशिश किया हूँ, ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का है ना कि ये कंफ्यूजन रहता है ना कि अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है। इसमें आप जब पढ़ेंगे ना तो इसमें वेजिटेटिव पढ़ेंगे, और जो होता है जैसे आप देखिए ईंट रोकते हुए देखे आप गुलाब का फूल लगाते हुए देखे हैं, ये सब पढ़ेंगे, उसमें आ जाएगा वेजिटेटिव वगैरह में। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे। फिर बहरहाल आगे हम चलते हैं, इसमें अगला क्या है, तो अगला यही स्लाइड है इसमें। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जनन भाग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर और मादा विभिन्न जनन भाग अंग अथवा पौधों की तरह होते हैं, युग्मनज होते हैं, और ये लैंगिक जनन करते हैं। ये सब चारों चीज इसमें जितनी भी बातें लिखी है ना, मैंने आपको क्या है बोर्ड पर लिख के उसे अच्छे ढंग से बता दिया। क्या आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही है? अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है तो आप कमेंट करें यस, अगर नहीं समझ में आ रही है तो भी कमेंट करें नो। ठीक है, अब देखिए इसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या, नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, वृषण का मतलब जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। और दो शुक्राणु नलिकाएं, एक सीसन, जो लिंग जो होता है ना पेनिस, उसे बोलते हैं सीसन। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं और जिन्हें हम लोग शुक्राणु, असल में जब आप शुक्राणु पढ़ेंगे ना, स्पर्म पढ़ेंगे, शुक्राणु के बारे में जब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना तो आपको मालूम चलेगा कि ये शुक्राणु में क्या पूरा शुक्राणु ही है, या कितना परसेंट भाग इसका स्पर्म है, या और भी इसमें जो फ्लूइड है क्या क्या इसमें एक्स्ट्रा और मिला हुआ है, क्या क्या चीज इसमें नहीं मिला हुआ। इन सारी चीजों को हम ना चर्चा आगे करेंगे, आपको ध्यान देना है इसमें। आप देखिए लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है, हमने आगे लिखा भी है। अब देखिए शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, यानी कि बहुत, उसको हम लोग क्या देते हैं, जो आप है ना बहुत ऐसे शुक्राणु जो है ना जिसे आप नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप आपको चाहिए। और प्रत्येक में एक सिर और एक मध्य भाग और एक पूंछ होता है। ये देखिए ये कह रहा ना, जैसे कि मान लीजिए कि ये स्पर्म है, क्या है ये, मान लीजिए कि ये स्पर्म, तो ये स्पर्म है ना, तो इसका ऊपर वाला भाग जो है ना इसको हम लोग हेड बोलते हैं, इसका नीचे वाला भाग जो है ना इसको टेल बोलते हैं, और इसका मध्य वाला भाग है ना इसको हम लोग माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्या है, इसके मध्य वाले भाग में माइट्रोकॉन्ड्रिया है। और ये जो है ना, जो आप जो देख रहे हैं स्पर्म, ये इसकी जो पूंछ है ना टेल, इसी भाग से ये तैरने में क्या है इसको सहायता मिलती है। अगर ये भाग इसका अच्छा नहीं रहेगा ना तो ये तैर ही नहीं सकता, आगे जा ही नहीं सकता है। तो इन सारी चीजों पे आपको ध्यान रखना है। शुक्राणु जो है ना एकल कोशिका कैसा होता है, याद रखना एकदम इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु कैसी कोशिका है? एकल कोशिका है। कैसी है? एकल कोशिका है, जैसा प्रतीत होता है। वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिकाओं के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। अब देखिए ये जो हम लोग बात कर रहे थे ना, जो मानव जनन अंग है ना पुरुष का, उसके बारे में, तो ये जो है ना दोस्तों, ये आपको एकदम बढ़िया ढंग से ध्यान रखना है कि इसमें हर एक चीज कितने हैं। तो आप देख रहे हैं ना, ये जो है ना दोस्तों, ये टेस्टिस है। क्या है? ये टेस्टिस है, ये आपको याद रखना है। और ये दोनों, ये वाली भाग और ये वाली भाग, ये दोनों को हम लोग स्पर्म डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म डक्ट बोलते हैं, या शुक्राणु नलिका बोलते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो टेस्टिस है ना हम लोग का, ये बाहर क्यों होता है, शरीर के अंदर क्यों नहीं है?
क्या आपके दिमाग में ये कभी क्वेश्चन आया? अगर जो टेम्परेचर जानते हो दोस्तों, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है ना, अगर इसी टेम्परेचर पे हमारा शुक्राणु बनेगा ना तो नष्ट हो जाएगा। उससे क्या है ना कि आप बच्चे पैदा कर ही नहीं सकते, वो फर्टिलाइज होगा ही नहीं। इसीलिए देखिए प्राकृतिक का जो ईश्वर का जो बनावट है हर एक चीज का बहुत परफेक्ट है। क्या है कि शरीर के टेम्परेचर जो बहुत अधिक है उससे इसको बाहर कर दिया। क्या कर दिया? उससे इसको बाहर कर दिया है। और देन क्या है कि ये एक खास टेम्परेचर पे रहता है और इससे क्या है ना कि आप जनन की क्रिया करेंगे, इंटरकोस्ट करेंगे तो आप अपने जैसे बच्चे जनन करने में क्या है काफी कुशल है। इसीलिए इसे बाहर बनाया गया। शरीर के टेम्परेचर से ये कम टेम्परेचर पे रहने लायक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए इसमें जो है ना हम लोग ये देखते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सीसन। सीसन कहिए या पेनिस कहिए इसे। ठीक है, और ये स्पर्म जो है, शुक्राणु जो है ना, इसी टेस्टिस से बनता है, इसी में बनता है। कहाँ है? इसी में बनता है। ये आपको याद रखना है। और ये जो है ना अगर कोई आदमी कहता है ना कि अगर कोई आदमी ज्यादा अगर मास्टरबेट कर रहा है ना तो उसको क्या है कि अगर उसका बच्चा अच्छा पैदा नहीं लेगा, वो अच्छा बच्चा पैदा नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, उससे कुछ नहीं होने चाहिए। हाँ, लेकिन ये सही बात है कि ये जो अगर आपके शरीर से जो स्पर्म निकलता है उसे मेच्योर होने में टोटल 1 महीने का समय लगता है। ठीक है, 1 महीने का समय लगता है उसे मेच्योर होने में। इसके लिए बहुत सारा चीज बना हुआ है, जैसे आप कुछ भी जो है ना अंकुरित चीज खाएंगे, चना खाइए, चना खा सकते हैं, या मूंग खाइए, या जो भी साग सब्जी देख रहे हैं ना जिसमें लसफस टाइप से कहने का मतलब है, आपने भिंडी देखा है, भिंडी में जो काटते हैं उसका लसलस आता है। आपने नेनुआ देखा है, वो काटे का लसलस आता है। आपने अरुआ देखा है, वो काटने वाला लसलस आता है। क्योंकि आप पिछली कक्षाओं में यानी कि आप पढ़ भी चुके होंगे, अगर एनसीईआरटी पढ़े हैं तो कक्षा 6 में ही ये एक चीज है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना मेरे दोस्त, कि आप कैसे पहचानेंगे कि किसी चीज में कितना कैलोरी कार्बोहाइड्रेट है, किसी चीज में कितना जो है ना प्रोटीन की मात्रा कितना है, उसमें उसमें फैट कितना है, या किसमें फैट है या किसमें प्रोटीन है या किसमें कार्बोहाइड्रेट है, ये आप कैसे पहचानेंगे? पहचानने का एक तो लॉजिक होना चाहिए ना। हम कैसे पहचानेंगे कि ये खा ले तो मुझे प्रोटीन मिल जाए, ये खा ले तो मुझे कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, ये खा ले तो मुझे फैट मिल जाए, वसा मिल जाए। तो अगर आप आलू खा रहे हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिला, आप कहेंगे कैसे कैसे पहचाने इसे? तो आप आलू को लीजिए और आलू को काट, जैसे आलू है ये बड़ा सा, और इसका जो बीच से आप काट दीजिए, और उसको जब बीच से आप काट दीजिएगा ना दोस्तों, इस पे थोड़ा सा नमक छीट दीजिए। फिर आप 2-3 घंटे के बाद देखेंगे कि ये काला पड़ जाएगा। तो इससे आप समझिए ना कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। किस चीज की मात्रा है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। अगर उसी प्रकार से आपको फैट जो है ना, फैट वसा का अगर आपको चेक करना है तो आप कोई भी दलहन तिलहन चीज ले लीजिए, चाहे आप सरसों ले लीजिए, चाहे आप अरहर का दाल ले लीजिए, चाहे आप ये चना का दाल, उसे आप कूचिए, उसे आप पीसिए और फिर छुइए, वो चिपचिपा करेगा, लसलस का, उसमें तेल का गुण है इसमें। यानी कि आप समझ जाइए कि इन सारे चीजों से हमें क्या मिलेगा? फैट मिलेगा। और प्रोटीन के बारे में तो मैं बोल ही दिया हूं कि जितने भी चीज आप खा रहे हैं जिसमें लस फंसा है ना वो आ रहा है तो समझिए प्रोटीन है। जैसे आप खाए ना अंडा खाते हैं, ये अंडा है, अंडा के बीच में एक पीला वाला भाग होता है और साइड में व्हाइट वाला भाग होता है, उजला भाग होता है कि नहीं? जो उसका जो साइड वाला भाग होता है ये कैसा होता है? उजला भाग होता है। और ये उजला भाग क्या है मेरे दोस्तों? ये प्रोटीन है। ये कौन सा प्रोटीन है? एल्बुमिन प्रोटीन है। तो ये सारा का सारा क्या है? ये प्रोटीन की माने की संरचना है, आपको इसके बारे में जानना होगा कि प्रोटीन किस चीज से हमें प्राप्त होगा, क्या खाएंगे। तो ये मैंने आपको गुण बता दिया है, यहाँ से आप पकड़ लीजिए, है ना। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बताने के लिए हैं, लेकिन अभी है ना, अभी इसे मुझे ये चैप्टर इसे फिनिश करना है फटक से, तो आप इसे देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। और असल बात ये भी है ना कि ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा डीप जाने का है। अगर इसे चलाए तो बहुत डीप चले जाएंगे, इसी पे 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन उतना डीप अभी जाना नहीं। अब देखिए हम लोग वहां से आए,
अब देखिए यहां से क्या है कि मैंने बताया कि 1 महीना में ये मेच्योर होता है स्पर्म, ये भी याद रखना है। और 1 सेकेंड में मैंने बताया 1 सेकेंड में कितना स्पर्म बनता है, तो आपको याद रखना है कि 1500। कितना बनता है? 1500 स्पर्म 1 सेकेंड में बनता है दोस्तों, ये याद रखना है। अब देखिए 1 दिन में कितना बनता है, तो 10 लाख स्पर्म बनता है। कितना बनता है? 10 लाख स्पर्म बनता है। और उसी में से कोई एक लकी विनर होता है, कोई एक ही लकी विनर होगा। और जब ये पेनिस से निकलेगा ना, ये टेस्टिस जो बना हुआ है पेनिस के माध्यम से बाहर निकलेगा, और जो अपने फीमेल के पास जाएगा, उसमें जब आप देखेंगे ना, जैसे कि ये फिगर में बता दूं, जब आप देख रही है यहाँ पर वो जो पेनिस वाला जो भाग है ना, इससे जब वो जो आएगा यहाँ जो जाएगा, आप इसे देख रहे हैं ना, ये विजाइना है। इसे क्या बोलेंगे? इसे विजाइना बोलेंगे, इसे यूट्रस बोलेंगे, इसे फ्लिपियन ट्यूब बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ओवरी बोलेंगे, और इसे हम लोग ओवम बोलेंगे, है ना दोस्तों। तो इसमें ये कोई एक खास लकी विनर ही जाएगा, सारे के सारे स्पर्म नहीं जा सकते हैं, सारे जा ही नहीं सकते, कोई एक जाएगा, वो 10 लाख में से कोई एक। ठीक है, तो इसमें है ना, जैसे कि ये आ रहा है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि ये जो मादा जनन अंग है ना, पहले तो हम लोग पुरुष जनन अंग देखे, अब ये जो मादा जनन अंग देख रहे हैं ना, अब हमको ये भी जानना है, हमने यहाँ पे लिखा भी है कि स्पर्म प्लस ओवम इज इक्वल टू होता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन हो जाएगा। ठीक है, और निषेचन होता कहाँ है? तो फिलिपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? फिलिपियन ट्यूब में होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए ये जो है ना, ये अब यहाँ गया, सबसे पहले ये आ जाएगा क्या? योनि में, विजाइना में आएगा, और विजाइना से जब जैसे आएगा, तो आप देख रहे हैं ये अंडा से यहाँ पे फीमेल का अंडा बन रहा है, और जैसे ये अंडा बना तो ये ओवम में चला, कहाँ चला जाएगा? ओवम का निर्माण करेगा। और जैसे ही ओवम का निर्माण होगा, और इधर से इसके माध्यम रास्ता होते हुए जाते जाते यहाँ पे आएगा, और ये अंडा में यहाँ पे आएगा, और ये दोनों जब मिलेगा तो यहीं पे क्या होगा? निषेचन होगा, ये फर्टिलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज हो जाएगा। आपको ना एक चीज यहाँ पे याद रखना होगा, IVF, इनवर्टो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो इसमें आपको यह भी याद रखना दोस्तों, इसमें है, मैं आपको बताता हूं, दिखाता हूं, परकनली शिशु के बारे में है। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि जैसे कि मान लीजिए कोई महिला है, और वो क्या है कि वो मां नहीं बन पा रही, उसका जो मेल पार्टनर है उसके साथ इंटरकोर्स हो रहा है, लेकिन वो क्या है, वो मां बन ही नहीं पा रही, तो क्या उसका खराब? कुछ तो खराब होगा जिस कारण वो मां नहीं बन रहा, जबकि पुरुष में सारा चीज सही है। तो अगर उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया ही नहीं हो रही है, दैट मीन्स अगर किसी महिला में इंटरकोस्ट करने के बाद अगर फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, आप समझ जाइए कि उस महिला का ये वाला जो भाग है फिलिपियन ट्यूब क्या है? खराब है, इसीलिए IVF किया था। अब IVF में है क्या? जैसे मान लीजिए कि 2 पार्टनर, एक मेल एक फीमेल, अब इसका जो है ना मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर क्या करेगा? अपना अंडाणु और अपना शुक्राणु एक साथ देगा, और बाहर एक ट्यूब में बाह्य रूप से उसका क्या होगा? निषेचन होगा। जैसे वो निषेचित होकर के जाइगोट बना लेगा, फर्टिलाइज हो गया वो, तब क्या होगा? उसको उस चीज को रख के उस महिला के क्या है, उस महिला के यूट्रस में उसे डाल दिया जाए। अब फिर क्या होगा कि वो मां बनेगी। लेकिन इसका एक दोष और है, आपको ये भी जानना होगा कि IVF में तो सर हम समझ गए कि IVF में ये फिलिपियन ट्यूब खराब है, लेकिन सैरोगेसी क्यों किया जाता है? सैरोगेसी कराने का क्या कारण है? तो आपको यह जानना होगा कि सैरोगेसी कराने का बहुत सारा कारण है, रीजन है। अभी तो क्या है कि बड़े बड़े जो एक्ट्रेस देख रहे हैं, वो लोग चाहती है कि हमारे बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करें,
इसलिए वो सरोगेसी करवाती है। दूसरी बात यह भी है कि बहुत ऐसे भी लोग, धनवान लोग हैं, जिन जो मां नहीं बन सकती है, दैट मीन्स कि उनका क्या है, यूट्रस खराब है। यानी क्या, वो जायगोट तो बना लेते, फिलिपियन ट्यूब में उनका जायगोट बन रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन वो उनका यूट्रस जो है ना खराब है, जिस कारण क्या बच्चे का पालन पोषण नहीं हो पा रहा। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भी क्या करेंगे ना, अपना जो है ना मेल और फीमेल पार्टनर स्पर्म और वो अंडाणु देंगे, और किसी थर्ड महिला, किसमें, किसी थर्ड पर्सन में उसे क्या किया जाएगा, डाला जाएगा, और वो फिर 9 महीने के बाद वो मां बन जाएगी और वो अपना बच्चा लेगी। ये सरोगेसी की प्रक्रिया। बेसिकली इतना चीज जो मैं बताया हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि अगर आईवीएफ हो रहा है तो क्या खराब है, आईवीएफ हो रहा है तो वो फ्लैपियन ट्यूब खराब है उस महिला का। अगर किसी को सरोगेसी कराना पड़ रहा है यानी कि उस महिला का यूट्रस खराब है। ये दो बातें आपको याद रखना है दोस्तों, है ना। बहरहाल और भी सारे चीज तो आपको देख ही रहे हैं कि पहली बार जो कोशिका बनता है तो जायगोट होता है, उसी समय पहली कोशिका का निर्माण होता है। ये सारी की सारी चीज आपने देखा है। अब देखिए, हमने आपको यह भी बताया था कि ये जो स्पर्म है ना, ये स्पर्म है। अब देखिए ये स्पर्म जो है ना, इसमें क्या है, ऊपर ये सिर है, इसको हेड बोलते हैं, ठीक है। ये बीच वाला भाग को हम लोग माइट्रोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, और इसका जो पूंछ है ना, इसको टेल बोलते हैं। ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है। इसका पूंछ ही इसका महत्वपूर्ण है, इसे तैरने में क्या करता है, इसका पूंछ ही सहायक है। ये एकदम आपको याद रखना है कि इसका पूंछ ही क्या है, तैरने में सहायक करता है। अगर इसका पूंछ नहीं रहेगा ना तो तैर ही नहीं पाएगा। अगर आपका स्पर्म का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो भी वो तैर नहीं पाएगा, उसको जहां जाना चाहिए वो नहीं जा पाएगा, और क्या करेगा, लोग बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना। अब देखिए मादा युग्मक में कैसे कैसे आएगा, ये सबको देखिए। अंडाणु जो है ना, डिंब कहते हैं इसे। मानव स्त्रियों के प्रति जो है ना, मास में 2 अंडाशयों में जो किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का विमोचन करती है, अंडवाहिनी में होता है, और गर्भाशय का वो भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका। देखिए क्या कर रहा है कि शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। यानी कि आप समझ गए कि मेल का या फीमेल का, या शुक्राणु हो या अंडाणु, दोनों कैसा है, सिंगल कोशिका का है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगला क्या कह रहा है। अब जो है ना, निषेचन के बारे में जो है ना, फर्टिलाइजेशन के बारे में दिया हुआ है कि यह जो प्रक्रम पहला चरण है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन का, शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इसमें एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित होता है, और शुक्राणु अंडाणु का यह संलयन क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा, जो हमने पहले ही आपको इन सारी बातों को बता दिया है। निषेचन के समय शुक्राणु अंडाणु संलयित होकर एक आते हैं, और निषेचन के ये जो शुक्राणु और अंडाणु जो निषेचन के समय एक होगा तो ये क्या बनाएगा, तो ये जायगोट बनाएगा। यानी कि पहली कोशिका की तैयारी हो चुकी है। क्या हो चुकी है, पहली कोशिका की तैयारी हो चुकी है। और जैसे ये पहली कोशिका बन गया ना, ये पहली कोशिका बन गया, अब 10, 15, 20 दिन बीत गया, 1 महीना बीत गया। अब क्या हुआ कि उस महिला को है ना अचानक उल्टी आने लगता है। अब अचानक उसका क्या है, जो सिरा जो धड़कन है वो बढ़ने लगेगा, उल्टी आएगा, तो डॉक्टर आएगा, देखेगा उसका ये धड़कन बढ़ चुका है। अब वो समझ जाता है कि इस प्रकार का ये टेंडेंसी है, तो महिला क्या है, वो महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो मां बनने के लिए योग्य है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इसके सूचक है। ये सारी की सारी बातें से बताई गई। अब आगे देखिए, इसमें ये दिया देख रहे हैं, हमने क्या बताया कि 1 सेकेंड में 1500 शुक्राणु बनते हैं, और 1 दिन में 10 लाख बनते हैं, और उस 10 लाख में से कोई एक ही संलयित होकर के आएगा आपके यूनिट में, और देख रहे हैं कितने आ रहे हैं, ये भी, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन जो यहाँ पर अंडाणु में कोई क्रिया कर पाएगा, कोई एक ही कर पाएगा, और वही क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, वही निषेचन करेगा, और वही बच्चा पैदा करने के योग्य होगा। हालांकि हमारे गांव और समाज में एक गलत अवधारणा है, जिसे मैं उसको थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ।
जैसे कि आप देखते हैं ना कि जो क्रोमोसोम जो है, तो महिला और पुरुष, जैसे कि महिला एक्स एक्स और पुरुष एक्स वाई, अगर ग्रामीण जगहों पे किसी महिला को बेटी हो रहा है बार बार, तो लोग बोलेगा ना कि ये महिला है ना कुलक्षणी है, ये महिला में ना कमी है। उस महिला में कोई कमी नहीं है, उसका जो मेल पार्टनर है वो कभी उसको एक्स छोड़ के वाई दे ही नहीं पा रहा, वो ऑलवेज उसको एक्स ही देता है। अब अगर आप महिला है तो आप तो डेंसियोर एक्स ही देंगे, क्योंकि आपके पास ऑलवेज एक्स एक्स ही है। लेकिन जो कोई फीमेल पार्टनर को छोड़ करके मेल पार्टनर पे आएगा, तो मेल के पास तो दोनों एक्स वाई दोनों है। अगर वो उसको ना देना चाहिए वाई, तो वो भी क्या कर रहा है, वो भी एक्स ही दे रहा है। अगर आप पुरुष होकर के भी एक्स ही दे रहे हैं, तो वो तो बेटी पैदा लेगी ही लेगी। तो उस महिला का क्या कमी है? कुछ कमी नहीं। लेकिन हमारे समाज में गलत अवधारणाएं तरह तरह की बनी हुई है, जो नहीं होना चाहिए। कभी भी बच्चे के जनन में उस महिला का कोई हाथ है ही नहीं, उस पुरुष का। आपका कैसा क्वालिटी स्पर्म का, आप किस जगह क्रोमोसोम दे रहे हैं अपने पार्टनर, उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा बेटी होगी या बेटा होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आइए, क्या आपको यह जानकारी थी कि एक युग्मनज एक नए विशिष्ट का प्रारंभ करता है? निषेचन के प्रक्रम में स्त्री मां बनने के अंडाणु और नर पिता बनने के शुक्राणु का संयोजक होता है। ये बात सही है, एकदम सही। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। हमने पहले ही शुरुआत में जब आपको मैं यह बता रहा था कि रिप्रोडक्शन है क्या, प्रजनन है क्या, तो प्रजनन को मैंने बांटा था कि एक एसेक्सुअल है और एक सेक्सुअल है। फिर हमने सेक्सुअल में बताया था आपको कि कौन सा बाह्य होगा और कौन सा आंतरिक होगा। मैंने यह भी बताया था कि बाह्य सेक्स जो कौन करेगा तो वो आपको कौन करेगा, मैं बताया था कि मछली करेगा और मेढक करेगा। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि जो मानव है वो क्या करेगा, आंतरिक करेगा। तो ये सारी की सारी बातें जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपको एक एक चीज पे ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें क्या है कि आंतरिक निषेचन में मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं का आंतरिक निषेचन क्या है, इसमें शामिल है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या आप अपने पर्सनली शिशु के बारे में जो मैंने आईवीएफ के बारे में बताया है वही है, आईवीएफ है। ठीक है, यह एक मिथ्या है, मिथ्या नाम है, क्योंकि शिशु का विकास प्रकनली में ना ही होता है। यह सही बात है, ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन बोल रहा था आईवीएफ आईवीएफ। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना है कि आईवीएफ आईवीएफ बोल दिए तो बच्चा टेस्ट ट्यूब में ही तैयार होता है, उस बीकर में नहीं। वो तो सिर्फ फर्टिलाइज करने के लिए, जायगोट बनाने के लिए सिर्फ वहां पे वो प्रक्रिया किया गया है। देन क्या है कि उस महिला के यूट्रस में उसे डाला जाता है, फिर वो महिला अपने बच्चे को अपने ही गर्भ में पालती है और 9 महीने के बाद उस बच्चा को पैदा भी करती है। ठीक है, तो ये जो है ना आईवीएफ का मतलब ये नहीं समझना है कि ये आईवीएफ क्या है, एक बीकर में बच्चा तैयार होता, नहीं, ऐसा नहीं। अब देखिए यहां पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की प्रक्रिया मादा जंतुओं के शरीर के बाहर होती है और इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। ये पता, हाँ एकदम इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अभी जो एईडीओ का एग्जाम हुआ है, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, जो एईडीओ है ना, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था सजाने के लिए कि जो मेढक है ना, तो उसका लार्वा जो है ना, उसका जो प्यूपा है ना, ये जो सबको माने कि आपको ना क्रम संख्या में सजाना है, वो कक्षा 8 के बायोलॉजी से ही था वो क्वेश्चन। मैं आगे इस चीज को बताऊंगा आपको। ठीक है, अब देखिए बसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए और जल पर तैरते हुए अनेक मेढक के अंडों को ढूंढिए। अरे भाई ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि बाढ़ उठ का जो समय आता है ना, बिहार का जो इलाका है, जैसे
सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, जोगबनी, फारबिसगंज ले लीजिए, आप इधर मधेपुरा ले लीजिए, सहरसा ले लीजिए, अररिया ले लीजिए, फिर आप मुजफ्फरपुर ले लीजिए, दरभंगा ले लीजिए, पूर्णिया ले लीजिए। इन सारी जगहों पे क्या है, बाढ़ ग्रसित ये एरिया है। और जब इसमें देखिएगा ना बाढ़ के समय, बरसात के समय, तो आपको साबूदाना आप देखे हैं, तो साबूदाना का जो गोल गोल ऐसे ऐसे प्रकार का होता है ना, ऐसे ऐसे उस प्रकार का आप देखिए, कुछ कुछ दहाते रहता है, छता के बाहर जा रहा है, ठीक है। तो वो जो है ना, उसका जो फीमेल पार्टनर है ना मेढक का, वो छोड़ दिया है, और ये जो जाएगा ना, अब देखेगा उसका जो मेल पार्टनर देखेगा, इसके साथ क्या करेगा, क्रॉस कर लेगा, और ये बच्चा बन जाएगा। ये जो अंडा है ना, ये फिर क्या है, जीभ में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन क्या है, आपको एक चीज यहाँ पे ये भी पढ़ना है, क्या एक बार में मेढक 100, 200, 400, 500 अंडे देते हैं, मनुष्य एक ही अंडा देता है। मैंने सॉरी, मनुष्य तो अंडा नहीं देता है, बच्चे पैदा करते हैं डायरेक्ट। और ले लीजिए फिर कुत्ता, सुगर ले लीजिए, सांप ले लीजिए, चूहा ले लीजिए, ये सब क्या है, एक बार में 7-7, 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे देते हैं। तो देखते हैं ना, कुत्ता जो बच्चा पैदा करता है, उसका बहुत सारा बच्चा देखते हैं रोड पे ऐसे चिप चाप के मर जाता है। उसी प्रकार से मेढक का भी, उसी प्रकार से मछली का भी। मछली का जो है ना, अगर मछली अंडा दे दिया तो उससे जो बड़ा मछली है उसके सारे अंडा को खा जाता है। अब मेढक है ना, तो मेढक क्या है, सांप बहुत सारा खा जाता है। बहुत लोग क्या है, गांव घर में देख रहा है, वो दहा रहा है, उसको लात मार कर उसको बर्बाद कर देता है। तो क्या है, उसका जनसंख्या कम है। लेकिन अगर वो नहीं होता ना, तो आज मनुष्य से ज्यादा वही लोग। आप देखिए मनुष्य में क्या है कि मनुष्य में एक ही बच्चा होता है, एक बार में तो एक ही बच्चा होता है, और उसको बहुत वो क्या करते हैं, केयर करते हैं, बहुत बढ़िया से उसको रखते हैं। थोड़ा सा कुछ हुआ है, बाबू को ले चलो हॉस्पिटल में, दिखा देते हैं, ये करवा देते हैं, वो करवा देते हैं। तो मनुष्य जो अपने बच्चों का ज्यादा केयर करते हैं। तो इस सब के बारे में पढ़ना हम लोग को। बसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक, टोड जो है ना, पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाता है। जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं, तो मादा जो है सैकड़ों अंडा देती है। केवल मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते। क्या करा है, मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से नहीं ढके होते। और ये यहाँ पर ये भी याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये किसका, जो मुर्गी है ना, उसका अंडा का ऊपरी कवर। यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं और जेली की तरह एक परत के अंडों के साथ क्या करती है, रहती है, और इनकी सुरक्षा भी ये करती है। अब देखिए, ये अच्छा से फिगर नहीं आया, लेकिन हम वो साबूदाना वाला बना के आपको बताए थे कि इसी प्रकार से मेढक का अंडा रहता है। हालांकि आप एनसीईआरटी का जो आपका बुक है ना, पुस्तक है ना, उसमें जब आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। ठीक है, अब देखिए, मादा जैसे ही अंडा देती है, मादा जो है जैसे ही अंडा देती है, नर उस पर शुक्राणु अंडा क्या करता है, छोड़ देता है। हम आपको पहले ही बताए थे कि जो आप देख रहे हैं ना, कि एक बायसेक्सुअल है, एक इंटरनल है, आंतरिक है। तो ये बाय में जाता है अंडा और मछली, सॉरी ये मेढक और मछली। तो ये मेढक का है ना, तो ये क्या होगा, बाय होगा। यानी कि इसका जो है ना मेल पार्टनर जो है ना, देखेगा कि मेरा फीमेल पार्टनर छोड़ के चला गया अंडा, उसमें अपना शुक्राणु का क्या करेगा, छोड़ देगा, और वो बच्चा पैदा कर देगा। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं, और शुक्राणु जो है ना, शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन, जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। और बाह्य निषेचन में यहाँ पर मैं अभी तक बोल रहा था, एक मछली बोल रहा था, एक मेढक बोल रहा था, और आपको यहाँ पे दोस्त एक स्टार फिश भी याद रखना है। यानी कि मछली, मेढक, स्टार फिश, ये सब क्या है, ये सारे के सारे जलीय प्राणी। कैसे है, सारे जलीय प्राणी है, ये आपको याद रखना है मेरे भाई। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है। अब देखिए, इसमें जो है ना, बूझो और पहली दो कैरेक्टर, अब पहली आ चुकी है, और पहली एक क्वेश्चन कर रही है। क्या कर रही है, यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु क्या है, निर्मोचित करते हैं, सारे अंडे का निषेचन नहीं होता है, और वह नई जीव नहीं बन पाते हैं। इसका कारण यह है
कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु, वर्षा से प्रभावित होता है। ठीक है, तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों को भोजन कर लेते हैं, अतः अंड कोशिका एवं शुक्राणुओं की बड़ी संख्या में उत्पन्न होता है, आवश्यकता है ताकि उनमें कुछ में से निषेचन सुनिश्चित कर ले। डायरेक्ट ये कह रहे का अर्थ हुआ ना कि ये लोग बड़ी संख्या में जनन इसलिए करते हैं ना कि इन लोगों का बहुत बाढ़ है, भूकंप है, बहुत सारा ज्वारमुखी है, समझिए कि हवा है, बहाव नदी का आएगा, बाढ़ का बहाव आएगा, इधर से उधर चला जाएगा, तो वो लोग भी जानते हैं इसका ना बहुत सारा बर्बादी हो जाएगा, लाखों में से 100 बचे। इसीलिए वो लोग क्या है, उन लोगों का जन्म इस ढंग के प्राकृतिक ईश्वर बनाए हुए। अब देखिए अगला स्लाइड क्या हम लोगों का, अगला में है कि देखिए बूझो फिर कह रहा है, यहां पर बूझो कर रहा है एक एकल कोशिकीय किस प्रकार के बड़ा जीव जो है ना बन सकता है, इसके बारे में बूझो पूछा। अब भ्रूण का परिवर्धन के बारे में देखना हम लोग को, तो इसमें है ना इसका जो है ना विकसित होते हुए संरचना को भ्रूण कहते हैं। जो भ्रूण विकसित जो हुआ है, हम लोग देखे हैं कि सबसे पहले क्या है, अगर आप जो देखिएगा सबसे पहले कोई भी चीज बनता है तो उसमें क्या है कि पहले उसका शुक्राणु अंडाणु से मिला, और शुक्राणु अंडाणु से फिर ओवरी में, वो ओवम में गया, और ओवम से जाकर क्या है कि वो लोग फिलिपियन ट्यूब में आ रहा है, और इधर से जो शुक्राणु जो जा रहा है फिर अंडाणु के साथ मिलेगा, जायगोट बनाएगा, और जायगोट जैसे बना लेगा तो वो धीरे धीरे क्या है फिर एक भ्रूण का निर्माण होगा वहां पे, ये इसके बारे में कह रहा है बात। तो भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है, और गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होते रहता है, और धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे हाथ पैर ये सब बनते रहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कोई भी जो भ्रूण विकसित हो रहा है तो उसका सबसे पहला अंग क्या बनता है, तो सबसे पहला अंग हृदय बनता है। क्या बनता है, सबसे पहला अंग हृदय बनता है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है ना, माने कि जो मेल जो है ना और फीमेल है, तो उसमें फीमेल का क्या हुआ है, ये दिया हुआ है, आधा भाग आपको दिखाया गया हुआ है कि यहाँ पर देखिए ये यूट्रस है, यहाँ पर आप देख चुके हैं कि ये क्या है कि ये ओवरी है, और ये अंडाणु इससे जा रहा है, यहाँ पर जायगोट करेगा, इससे आएगा, और इम्प्लांट एम्ब्रोई का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, मानिए भ्रूण का निर्माण हो रहा है। आप लोग जानते हैं ना कि 8 से लेकर के 14 दिन या कहीं कहीं पर रहता है ना 12 से लेकर के 14 दिन के बीच में जो ना जो मेन साइकिल का जो चक्र जो होता है बनता है, उसके बारे में कर रहा है। और ये 22 दिनों तक ये प्रक्रिया जो है ना इस बात यानी कि आप समझिए कि कोई भी ना मोनोपॉज की बात करेगा, और ये जो रोजावृत्ति जो मेन साइकिल चलने की बात करें, आप जानते हैं कि अभी के समय में जो है ना कि जो लड़कियां हैं अगर उनका जो 12 बरस उम्र हो चुका है ना, 10 बरस भी हो चुका है ना, तो उन लोगों क्या है कि ये मेन साइकिल की प्रक्रिया जो है अब के समय में ये प्रारंभ हो जाती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि इसको जो रोज धर्म बोलते हैं, कि इसको हम लोग मेनार्की के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना। और जब ये शुरुआत होता है तो इसको बोलते हैं, और जब ये फिनिश होता है ना, जब वृद्ध अवस्था में कोई महिला आती है ना तो उसको मोनोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोपॉज, यानी कि उसके बाद है ना उस महिला में क्या होगा कि ये जो मेन साइकिल की जो प्रक्रिया है ना, ये जो आने की प्रक्रिया है ना, ये बंद हो जाएगी। ठीक है, तो उसी के बारे में आपको बताया गया है कि ये किस प्रकार से, माने कि कौन सा ड्यूरेशन होगा जिस समय उसका मेल पार्टनर उसके साथ अगर इंटरकोस्ट करे तो वो माँ बन जाएगी, कौन सा पीरियड है जिस पीरियड में वो माँ नहीं बनेगी, ये सारी चर्चा वो कर रहा है। अब देखिए ये जो है ना ये बच्चा जो है ना उसे कैसे पल रहा है, आप जानते हैं ना कि ये यूट्रस में बच्चा पलता है, और इसके ऊपर जो है ना किस चीज का आवरण होता है, तो प्लेसेंटा का आवरण लगा रहा है। किस चीज का, प्लेसेंटा का आवरण। आप देखते हैं ना कि जब बच्चा पैदा लेता है तो उसके जो नाभि जो है ना इसमें, ये देखते हैं ना, ये नहीं कहता है बुआ का नाभि नर काट दो, तो उससे उसकी जो माँ खाती पीती है ना वो सारा चीज उस बच्चा को उसी से मिलता है, उसी प्लेसेंटा से ही मिलता है। इसीलिए उसकी माँ को बुलाता है कि अच्छा अच्छा खाइएगा तो आपका बच्चा अच्छा होता। अगर कोई महिला है अगर वो चाहती है कि उसका बच्चा गोरा पैदा ले तो उसे नारियल पानी पीना चाहिए, हल्का बहुत केसर खाना चाहिए, इससे क्या है कि बच्चा गोरा पैदा लेता है। अगर जो महिला चाहती है कि उसके बच्चे काफी तंदुरुस्त हो, हिस्ट पुष्ट हो, तो उसे ना थोड़ा थोड़ा हल्का ना वर्क कुछ कुछ काम करते रहना चाहिए, और सही टाइम पे खाना पीना चाहिए। महिलाओं में क्या है असल में
कि वो सारे लोगों को खिला देगी, फिर लास्ट में खाएगी, लास्ट में नहाएगी, जिससे क्या है बच्चों पे बहुत असर ही पड़ता है। देखते होइएगा कि कुछ बच्चे 1 साल का है, 6 महीना का, 7 महीना, उसकी माँ क्या करती है, सारे लोगों को खिला दिया, फिर शाम में 3-4 बजे नहा ली और फिर खाएगी, और उसका बच्चा जो है उसका जो दूध पिएगा ना, ब्रेस्ट फीडिंग जो करेगा, तो उससे क्या है उस बच्चा में वो सारा चीज चला और बच्चा को सर्दी हो जाए, बच्चा को निमोनिया हो जाए। तो ये सारी जो है ना प्रिकॉशन उसकी माँ को क्या करना चाहिए, ये मानना चाहिए, और समय पे हर एक चीज को लेना चाहिए, खाना पीना है, बच्चों की देख रेख, ये सब चीज करनी चाहिए। अब इसमें कह रहा है ना कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे एक गर्भ कहते हैं। माने कि भ्रूण की वह शारीरिक संरचना, वह बनावट जिसमें हम सब चीज समझ जाए कि हाँ ये उसका हाथ है, ये उसका पैर है, ठीक है, हर चीज, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, गर्भ कहेंगे। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात को क्या देती है, जन्म दे देती है। नवजात अपने माँ के पेट से बाहर आता है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है ना कि जो कुछ लोग जो कहते हैं ना कि अरे भाई मेरी पत्नी है ना बहुत सुडोल होनी चाहिए, स्लिम होनी चाहिए, मतलब दुबली पतली होनी चाहिए, तो आपका जो बच्चा है ना वो बेंग का बच्चा, मूसा का बच्चा ही पैदा ले, वो शेर का बच्चा पैदा नहीं ले। तो जिस महिला का अलना बड़ा होगा ना, जो महिला थोड़ी हिष्ट पुष्ट होगी ना, उसके बच्चे भी हिष्ट पुष्ट होते हैं, क्योंकि उसका अलना बड़ा होना चाहिए, तभी तो बच्चा पलेगा, तभी तो बच्चा को क्या है, अगर मान लीजिए कि आप इतने ही छोटा है, इतने छोटा बच्चा भी तो इतना ही होगा, लेकिन अगर आपका अलना ही थोड़ा बड़ा है तो क्या है, बच्चा को फैलने के लिए स्पेस मिलेगा, वो उसका पोषण की प्रक्रिया बढ़िया ढंग से होगा और उसका विकास क्या होगा, अच्छे ढंग से होगा। तो इन सारी चीजों को भी याद रखना है आप लोगों को। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब ये सब तो हम देखें कि मुर्गे के अंडों में चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। ये याद रखना है आप लोगों को कि मुर्गा जो है ना, उसका जो अंडा अगर लीजिएगा तो मुर्गा का अंडा जो है उसको लगभग जो कहेगा ना कि चूजा बनने में कितना समय लगता है, तो आपको ये याद रखना है कि 3 सप्ताह का समय लगता है। एकदम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, याद रखना। अब देखिए, भ्रूण अंडवरण के अंदर विकसित होता है और भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्सर्जित उत्पत्ति होती है उस, और अपने तालाब अथवा झरने में मेढक के टेडपोल तैरते रहते हैं। इसमें जो है ना, इसमें देखिए इसको सजाना रहता है, मैं इस पे आता हूँ थोड़ा सा फिगर, वो देखिए ये वाला फिगर देखिए, अभी जो AEDO का जो एग्जाम हुआ ना, उसमें इसे ही सजाने के लिए पूछा गया था कि इसे आप सजा दीजिए। तो आप जानते हैं ना, पहले अंडा बनेगा, फिर क्या होगा, ये लार्वा बनेगा, आरंभिक टेडपोल होता है, उसके बाद में फिर ये टेडपोल आएगा, फिर इसका जो कैंत्रित होगा ना, तो ये वयस्क क्या बन जाएगा, ये फ्रॉग बन जाएगा, मेढक बन जाएगा। ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से रेशम का कीट में क्या होता है कि पहले अंडा, फिर इल्ली, प्यूपा और वयस्क बनता है। उसी प्रकार से इसका, ये दोनों का आपको याद रखना है कि रेशम के कीट में कौन सी प्रक्रिया होगी, तो पहले अंडा, फिर लार्वा, इसको इल्ली बोलते हैं, प्यूपा होगा, फिर वो वैक्स बनेगा। और इसमें मेढक में क्या है, पहले अंडा, फिर आरंभिक टेडपोल या, ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा कि बाद बड़ा टेडपोल बनेगा, फिर इसका कैंत्रित होगा, तो ये मेढक बन जाएगा। ये पूछा गया हुआ है, ये आपको याद रखना है। और ये सब जो है ना, इसमें जो है ना द्विविखंडन, बाइविखंडन, मुकुलन के बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए जो हम लोग चल रहे थे पहले बात की, यहाँ पे थे ना, यहाँ पे। अब क्या है कि इसमें 2 वर्ड और है, एक है जरायुज और एक है अंडायुज। इन दोनों के बारे में जानना है। तो इसमें दिया हुआ है वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुज जंतु कहते हैं। जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, जैसे मानव क्या है, सीधे शिशु को जन्म देता है, लेकिन वे जंतु जो अंडा देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। ये याद रखना। जैसे आप ले लीजिए मुर्गी ले लीजिए, अंडा देता है, चूहा ले लीजिए, अंडा देता है, ठीक है। तो ये सब में रखना है आपको, ये सब ध्यान रखना। आप देखिए, मेढक, छिपकली, तितली अथवा सलब, मुर्गी, कौवे, किसी अन्य पक्षी के अंडों का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए।
ये सब जो है ना आपको देखना है कि ये सब क्या देता है, अंडा देता है कि बच्चा देता है, डायरेक्ट आपको ये सब इन सभी प्राणियों के अंडों का अवलोकन कर पाए और जिन अंडों का आपने एकत्र किया है वो उनके चित्र बनाइए। मान के आपको कह रहा है ना कि आप जाइएगा घर पे, इन सब चीज का देखिएगा कि मेढक का अंडा कैसा होता है, छिपकली का अंडा कैसा है, तितली का अंडा कैसा है, और फिर सुलभ का कैसा है, सलभ का कैसा, मुर्गी का कैसा है, कौवे का कैसा है। ये सब जब आप ये जब पढ़िएगा ना तो उसमें एक बड़ा ही रोचक फैक्टर है कुछ कुछ, जैसे एक स्थल जानवर है उसके बारे में आप जाइएगा ना तो पढ़िएगा वहां पे कि देखिएगा वो ऐसा जानवर है ना कि टोटल 40 साल जीता है, और 40 साल जीता है और हर एक पेड़ पे वो क्या है कि जिस भी पेड़ पर रहेगा ना वो 5 साल रहेगा, और पूरे दिन भर में 24 घंटे में वो लगभग 18 से 19 घंटा सोता है, और सप्ताह में एक बार बाथरूम वगैरह करने के लिए पेड़ से नीचे आता है, और जिस पेड़ पे रहेगा ना उसी का पत्ता वत्ता खा के रहेगा वो, और हर समय वो उल्टा सोता है। उसी प्रकार से इसमें भी है ना बहुत सारे चीज के बारे में आपको पढ़ना होगा। जैसे कौवा की बात हम करते हैं तो कौवा का घोंसला कहाँ पे बनेगा, कौवा को देखिएगा ना जो पेड़ सूख सा गया है ना उस पेड़ के सबसे ऊंचाई पे जो सब फुनगी पे ना वहां पे अपना घोंसला बनाएगा। ये सब उन लोगों का क्या है, कैरेक्टर है अपना। तो ये ईवीएस में आप पढ़िए। अब देखिए कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी मां शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे को एकत्र नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते हैं। इनमें मां पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायु जंतु एक उदाहरण है। आप जरायु और अंड प्रजक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं। शिशु से वयस्क बनने का प्रक्रिया देखिए। नवजात जन्म प्राणी अथवा अंडे के प्रपुष्टन से निकलने वाले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो पाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं और मेढक के जीवन चक्र को दर्शाया गया, ये सब चीज दिया गया। मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न प्रक्रिया अवस्था चरणों को दिया गया हुआ है। इसे हम आपको बताए हैं कि अंडा, टेडपोल, फिर वयस्क बनेगा। क्या टेडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई नहीं देते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टेडपोल वयस्क मेढक बन जाता है? तो बनता तो हम आपको चित्र बनाकर दिखाएं आपको। टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकते हैं और तैर सकते हैं। कुछ विशेष परिवर्तन के साथ टेडपोल का जो है ना वयस्क के रूप में बनने की प्रक्रिया को दर्शाता है। अब देखिए इसका जो है ना ये सब जो बनने की क्रिया है टेडपोल से, उसी को हम लोग कैंथरन कहते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया है वो। अब देखिए इसमें क्या रहा है कि नवजात मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग क्या है, मौजूद होता है। जैसे हम लोगों में अभी जो आंख, कान, मुंह, उंगली, ये जो फिंगर आप देख रहे हैं, अगर छोटा बच्चा भी आज आपके घर में कोई जन्म लेगा ना उसमें भी सारे ये चीज रहेंगे जो अभी हमने। ठीक है, अब कुछ लोग ये नहीं बोल दीजिए कि अभी हमें दांत है उसमें दांत नहीं है, मेरे में प्री मोलर है, मोलर है, इंसाइजर है, केनाइन है, उसमें कुछ नहीं रहता है। तो बात उसकी नहीं चल रही है, बात शारीरिक संरचना की बात चल रही है उस पर। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि लैंगिक जनन और जो है अलैंगिक जनन, इसके बारे में हम लोग तो देख ही ले हुए हैं। यहाँ पर अलैंगिक जनन के बारे में दिया हुआ है। अब देखिए वेजिटेटिव के बारे में है, फ्रेगमेंटेशन के बारे में है, बर्डिंग के बारे में। अरे भाई ब्रीडिंग की प्रक्रिया जो है ना, मुकुलन आप देखें, हाइड्रा की देखो ना उसमें होता है। ठीक है, वेजिटेटिव के बारे में क्या बताया कि मुख जो रोपते हैं आप देखिए, अगर खगड़िया साइड में जाएगा ना मुंगेर उंगेर में तो उसे गन्ना को केतारी बोलते हैं। वही सीतामढ़ी आप चले जाइए, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा में उसे ईख ही बोलता है। फिर आप चले जाइए इधर छपरा में, गोपालगंज में, इधर गन्ना बोलता है। तो ये सब क्या है, बिहार में बहुत जगहों पे अलग अलग लैंग्वेज का यूज होता है। ये आपको शुगर केन का याद रखना है। अब देखिए ये चीज तो मैं आपको दिखाया ही था कि ये है क्या, बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट का सबसे बड़ा होता है 20 केजी का शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, अब देखिए यही हाइड्रा है। इसमें जो है ना ये जो मुकुलन की प्रक्रिया है ना, हाइड्रा जो है ना
स्लाइड कीजिए, इस पर देखना है आपको। ये हाइड्रा है, देख रहे हैं, यहाँ पर एक टेंटिकल्स इसका निकलेगा, ये धीरे धीरे क्या छूट जाएगा, फिर इसमें से गिर जाएगा, ठीक है। और उसमें जो विखंडन की प्रक्रिया देख रहे हैं ना हम लोग, अमीबा जो देखे है ना, अमीबा क्या है, टूट जाएगा और फिर एक दूसरा बन जाएगा। देखिए मुकुलन से होता है हाइड्रा का, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। देख रहे हैं ये अमीबा क्या है, एक था पहले, फिर क्या विभाजित होकर केंद्रित करेगा, फिर दुगो बनेगा, फिर इससे दुगा संतति बनेगा, ठीक है। एक डॉटर सेल से, जो एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है, उसके बारे में आप समझते हैं, तो इसको बढ़िया ढंग से समझ जाइए। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा है ना, डॉली के बारे में ये घटना जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको जानना चाहिए मेरे दोस्त आप लोगों को, कि ये एक ऐसी घटना थी कि 222वां प्रक्रिया है, कहना है 222वां प्रक्रिया, क्लोन बनाने की प्रक्रिया थी, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मेल है और ये जो है ना फीमेल है, ठीक है। ये क्या है, ये मेल है और ये फीमेल है, वुमेन है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान बिलमट और उसके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, ये जो क्लोनिंग की प्रक्रिया है स्कॉटलैंड में रोजलिन इंस्टीट्यूट में किया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या हुआ ना कि इसका केंद्रक जो लिया और इसका भी लिया, तो इसका जो नाम लिया, इसमें से इसका जो है ना केंद्रक हटा दिया और इसका केंद्रक डाल दिया। इसका देख रहे हैं, ये मुंह जो काला है और इसका व्हाइट है, और इस दोनों को जब क्लोन किया गया ना, तो ये वाला पैदा हुआ, डॉली पैदा हुई। और डॉली पैदा हुई और कुछ दिनों के बाद ये डॉली क्या है, मर भी जाती है, ठीक है। तो आपको एकदम इंपॉर्टेंट ये रखना है कि ये जो डॉली है ना 14 फरवरी 2003 को, 14 फरवरी तो आप लोगों से बढ़िया कोई नहीं जानता होगा, ठीक है। तो 14 फरवरी को ये मर जाती है, फिर डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका में केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैक फोस ईव की केंद्रक से विहीन कर दिया। माने कि हमने जो कहा है उस पर यही दिया हुआ है कि ये जो है इसका लिया गया तो इसका केंद्रक रहने दिया गया, लेकिन इसका केंद्रक हटा दिया, तब जाके क्रॉस कराया तो ये वाला पैदा हुआ, और ये जो पैदा हुआ कुछ दिन बाद इसको कैंसर हो गया, उसके बाद ये क्या हुआ, मर गई। अभी तक ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इतना इजी नहीं है क्लोन बनाने का। देख रहे हैं जानवर तो सफल कर ही नहीं पाया, आदमी पे कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये सब इतना पॉसिबल है भी नहीं। अब देखिए जितना चीज अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके बारे में समराइज करते हैं। जंतु दो विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं, एक लैंगिक जनन है, एक अलैंगिक जनन। नर युग्मनज एवं मादा युग्मनज के संलयन के द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अंडा से अंडवाहिनी, गर्भाशय मादा के जनन अंग है। नर जनन अंग एवं वृषण शुक्राणु नली कोशिकाओं से होती है। फिर कह रहा है कि अंडाशय जो है ना मादा युग्मन उत्पन्न करते हैं, जिसमें अंडाणु अथवा कोशिका कहते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं और शुक्राणु से कहते हैं। अंडाणु एवं शुक्राणु संलयन के निषेचन कराता है, और इसे क्या रहा है कि अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कराता है, निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। इसमें जो है ना, अगर ये सीरीज आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो इसमें हम तो यह सोचे हुए हैं कि एनसीईआरटी जो है ना कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक हर एक दिन एक चैप्टर खत्म होगा, और उसमें क्या किया जाएगा ना कि जो भी चैप्टर पढ़ लिए उस चैप्टर से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे करके उसका डिस्कशन करा दे, वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव नहीं वन लाइनर, और उसको डिस्कशन करा दिया जाए, वो होमवर्क सीरीज टाइप से। तो उस पर आप लोग का क्या राय मशवरा है वो आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा, ये क्लासेस फिनिश हो जाएगी, उसके बाद फिर अगला इसे मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य और अन्य जंतुओं जैसे मुर्गी, गाय, कुत्ते इत्यादि में होता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है वह निषेचन कहलाता है। यह मेढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि में दिखाई देता है। युग्मनज में अनेक विभाजित होते हैं तथा भ्रूण भी बनते हैं। भ्रूण कोशिकाओं की दीवार में स्थापित होता है तथा उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता है। ये सारे के सारे चीज है इसमें, ठीक है। अब आपको जो है ना इसमें और थोड़ा सा
आप लोग खुद से भी रूम पे देखना है। अब देखिए इसमें अगला क्या दिया हुआ है, इसमें आगे ये दिया हुआ है ना कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग विकसित होकर के पहचानने योग्य बन जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोले गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय, कुत्ता, जंतु शिशु को जन्म देते हैं, उन्हें जरायु जंतु कहते हैं। मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु अंडे देते हैं, उसे अंडप्रजक जंतु कहते हैं। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को क्या अंतरण कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया है। ये आपको याद ही होगा ये चीज क्या है प्रक्रिया, ठीक है ना, ये सब चीज आप लोग को याद होगा। फिर कह रहा है ना कि जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं, जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं लैंगिक जनन में क्या होगा, उसे मेल और फीमेल दोनों पार्टनर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रहेगा तो हो जाएगा, नहीं, वो अलैंगिक हो जाएगा। लैंगिक में दोनों चाहिए और अलैंगिक में सिर्फ एक। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा नए जीव का विकास होता है, इस प्रक्रिया में अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होती है और संतति उत्पन्न करती है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। ये आप लोग याद रखना है। आज जो हम लोग की जो कक्षाएं थी यहीं तक थी दोस्तों। आप लोगों को ये कक्षा कैसी लगी, ठीक है, थोड़ा सा उतना कुछ जोश तो था नहीं इस कक्षा में कुछ उतना, क्योंकि थोड़ा सा जब बच्चे रहते हैं ज्यादा संख्या में तो कुछ अलग ही एनर्जी रहता है, उस प्रकार का एनर्जी नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ये कंटेंट कैसा लगा, आपने जो अभी 1 घंटे दिए उसे आप कुछ सीख पाए कि नहीं पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और मेरा एक ही सोच है कि मेरा सोच क्या है कि एनसीईआरटी अभी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इवन आप सेंट्रल का एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस से लेकर कलेक्टर तक के लिए ना आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। और मेरा सोचता क्या कि एनसीईआरटी जैसे है ना, ये इसी प्रकार से पढ़ा दिया जाए और जो चैप्टर है ना उस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यानी वन लाइनर फॉर्म में आपको दे दिया जाए डेली होमवर्क के तौर पे, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। मेरी मानिए ये प्रक्रिया मैंने बहुतों के साथ किया है और बहुत सारे कोचिंग में मैंने पढ़ा के ये चीज देखा है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा, बहुत वो फायदा करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आज हम अपनी कक्षा को यहीं स्थगित करते हैं। धन्यवाद।